अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 और इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ओ लेवल्स के हो, ए लेवल्स के हो, 9th 10th के हो, फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के हो, ये टॉपिक आपको हमेशा ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की क्लासिफिकेशन से। तो बच्चों जैसे कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो हैं वो सेल किस तरह से डिफरेंट होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से किस तरह से डिफरेंस होता है। तो उससे पहले हम किंगडम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं और कौन कौन से यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। जैसे हमने देखा बच्चों पीछे वीडियोज में हमने एनिमल सेल पढ़ा था, प्लांट सेल पढ़ा था। तो जितने भी एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, फंजाई हैं, एल्गी हैं और प्रोटिस्ट सेल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। उनके सेल्स किस तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए होते हैं। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें बच्चों, आर्की बैक्टीरिया की बात करें और ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, तो दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो आई रिपीट कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास कौन सा आता है, किंगडम बैक्टीरिया, वी हैव आर्की, वी हैव ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर एनिमल किंगडम, एनिमल के सेल्स जितने भी हैं, प्लांट सेल्स हैं, फंजाई सेल्स हैं, एल्गी हैं और प्रोटिस्ट हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात बता दूं कि वायरसेस को हम जो हैं वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्लासिफाई नहीं करते, ठीक है। और क्यों नहीं करते ये हम इसके डिफरेंस को पढ़ने के बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी और रीजंस भी बताऊंगी कि वायरसेस को हम क्यों नहीं इंक्लूड करते, नाइदर इन प्रोकैरियोट्स एंड नाइदर इन यूकैरियोट्स। तो बच्चों जैसे कि हमने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में जो हैं वो कौन-कौन से किंगडम्स आते हैं और कौन-कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं और कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए होते हैं। तो चलो बच्चों अब हम सेल की डिटेल पढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में जो ये सॉरी जो पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो है वो सेल टाइप के ऊपर डिफरेंस होता है ना, कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्लासिफिकेशन है वो सेल्स ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ना बच्चों वो देख लेते हैं डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, के आपको न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोटिक सेल्स का हमेशा डिफरेंट नजर आएगा। तो चलो बच्चों सेल स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। बच्चों प्रोकैरियोट जो वर्ड है ना इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज है। इसी तरह एक ट्रेडिशनल टाइम्स में एक लैंग्वेज होती थी ग्रीक, ठीक है। तो उस लैंग्वेज से ये लफ्ज़ ये वर्ड जो है वो रिड्यूस किया गया है प्रो एंड कैरियन, ठीक है। तो बच्चों प्रो का क्या मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में, प्रिमिटिव या एब्सेंट, और कैरियन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो सेल्स जिनके अंदर आपको कोई भी न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा वो हमारे पास कौन से सेल्स होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। आपको इसका मतलब क्या है, एब्सेंट न्यूक्लियस, मतलब आपको कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। जैसे कि आपने जब प्लांट्स और एनिमल सेल्स में आपको पढ़ा रही थी तो हमने देखा था कि सेल के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा डीएनए स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वहां पर आपको कोई भी न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर बच्चों इसके ऑपोजिट हम बात करें ना यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यू का जो वर्ड है ग्रीक में इट मीन्स प्रॉपर एंड कैरियंस जैसे हमने पहले देखा मीन्स न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। उनके सेल के सेंटर में, अगर आप बच्चों इस डायग्राम के अंदर देखो, ये राइट साइड पे जो मैंने एनिमल सेल आपको दिखाया हुआ है ये देख रहे हो बच्चों, जैसे हमने पीछे भी वीडियो में देखा था कि सेंटर के सेल के सेंटर में जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है जिसने उस जेनेटिक मटेरियल को जो है इसके अंदर हमारा डीएनए होता है, तो इस जेनेटिक मटेरियल को स्टोर किया होता है। तो एक प्रॉपर राउंड न्यूक्लियस आपके सेल के सेंटर में आपको नजर आएगा यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट्स में बच्चों इस तरफ देखो, ये जो बैक्टीरियल सेल मैंने जिसकी मैंने डायग्राम दिखाई हुई है, आप देख रहे हो इसमें आपको कोई न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए का, बस ये सेंटर में साइटोप्लाज्म में आपको नजर आएगा। कोई प्रॉपर न्यूक्लियस, कोई मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, आपको कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नजर नहीं आएगा। रादर अ फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल जिसे हम न्यूक्लॉइड कहते हैं इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या है बच्चों, फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल ऐसे फ्लोट कर रहा है सेंटर में, डीएनए हो या आरएनए हो,
इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर आप यूकेरियोट्स की बात करो बच्चों, तो आप देख कह रहे हो दे हैव प्रॉपर और डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस का क्या डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ एक डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपको ऐसे फ्लोट करता हुआ सेल के सेंटर में नजर आएगा। लेकिन अगर आप यूकेरियोटिक सेल्स को देखोगे तो उसमें आपको बच्चों एक प्रॉपर न्यूक्लियस नजर आता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और क्योंकि बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियोलस आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स में देखोगे तो ये आप लाइट पर्पल सा देख रहे हो, मैं इसे पेन से भी कर रही हूँ रेड, ये आपको लाइट पर्पल कलर का न्यूक्लियोलस नजर आएगा। फिर आ जाते हैं बच्चों सेकंड डिफरेंस पे, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनल्स। पहले हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस का क्या डिफरेंस है, फिर हम देखते हैं जो सेकंड डिफरेंस हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनल्स। जैसे कि बच्चों हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह इनके पास कोई ऑर्गेनल्स भी नहीं होती। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनल्स क्या है, दे आर टाइनरी मशीनरीज जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, सेल को डेली लाइफ एक्टिविटीज हेल्प करती हैं परफॉर्म करने में। तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसी कोई भी ऑर्गेनल्स नजर नहीं आएंगी, दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। ठीक है, एंड rather simple proteins and macromolecules are floating in the cytoplasm। आपको प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, यहाँ आपको बच्चों ये बैक्टीरियल सेल में देखो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप यूकेरियोट्स की बात करो बच्चों, तो दे हैव प्रॉपर डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। इनके पास प्रॉपर ऑर्गेनल्स होती हैं, मतलब कि इनके पास सेंट्रियोल्स भी हैं। ठीक है, आपको इनके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा, आपको गोल्जी अपरेटस नजर आएगा। ठीक है, आपको हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेपरेट ऑर्गेनल्स नजर आएंगी। ठीक है, आपको राइबोसोम्स नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में बच्चों देखोगे ना, तो आपको यहाँ ऐसी कोई भी ऑर्गेनल्स नजर नहीं आएंगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ऑर्गेनल्स नहीं होती, दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। ठीक है, अगर आप राइबोसोम्स की बात करो बच्चों, तो ये वाहिद ऑर्गेनल है, ओनली ओनली जो राइबोसोम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इन यूकैरियोटिक सेल। ये वाहिद ऑर्गेनल है, इट इज द ओनली ऑर्गेनल दैट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की ऑर्गेनल्स हैं बच्चों, राइबोसोम्स हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज, और जो यूकैरियोटिक सेल्स की हैं दे आर लार्जर इन साइज। एक्सेप्ट राइबोसोम्स, आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स के अंदर नजर नहीं आएगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक सवाल आता है कि वाई, एक क्वेश्चन है ना बच्चों कि अगर हम देखें कि मैम आप पूछो कि बच्चों मैम आप बताएं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनल्स क्यों नहीं है, एक क्वेश्चन है ना बच्चों। तो इसका बच्चों जो सबसे आप कह लो कि बेसिक आंसर है वो ये है कि दे हैव वेरी सिंपल मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, बहुत सिंपल मोड ऑफ लाइफ है, और दे आर यूनिसेलुलर, ये ओनली वन सेल के बने होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब दे आर मेड अप ऑफ वन सेल। ठीक है, एक सेल है और उसका बिल्कुल सिंपल मोड ऑफ लाइफ है, उसको बहुत ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म नहीं करने। एक सेल है, उसका टाइम स्पेन भी बहुत कम है, थोड़ी के फ्यू मंथ्स से फ्यू इयर्स तक वो सरवाइव करता है, उसके बाद उसकी सेल की डेथ हो जाती है और एक नया सेल जो है वो उसकी प्लेस ले लेता है। तो दे हैव वेरी सिंपल मोड ऑफ लाइफ, इनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करनी, बहुत ज़्यादा सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म नहीं करने। तो इसी वजह से नेचर ने इनको सेपरेट ऑर्गेनल्स नहीं दिए, ये थोड़े से प्रोटीन्स पे और कुछ सिंपलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। और इन सेल का बहुत छोटा साइज होता है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, अप्रोक्सीमेटली 0.5 टू 3 माइक्रोमीटर इन साइज। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें ना यूकैरियोटिक सेल्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास कौन कौन से सेल्स आते हैं, एनिमल सेल्स आते हैं, हमारे पास प्लांट सेल्स आते हैं। ठीक है, ह्यूमंस भी जो हैं उनके भी जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। हमारे पास प्रोटिस्ट आते हैं, इसमें कुछ प्रोटिस्ट प्रोकैरियोटिक भी होते हैं लेकिन मेजॉरिटी यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास एल्जी आते हैं, एल्जी किंगडम आता है। तो इसके अब आप ये देख रहे हो कितने हायर एनिमल्स हैं, एनिमल के सेल्स, प्लांट सेल्स, ह्यूमन सेल्स, तो इनके पास बहुत आप कह लो कि
कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ लाइफ, और दे हैव थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, एक सेल को थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने होता है। तो इसी वजह से नेचर ने इनको हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग से ऑर्गेनल दिया हुआ है। इनके पास सेंट्रियोल्स अलहदा से हैं जो इनको डिवीजन में हेल्प करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो ईआर है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो गोल्जी है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस जो है वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ लाइफ है, क्या है? कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ लाइफ है, इसी वजह से इनकी सेल्स के पास हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेपरेट ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, और इसी वजह से इन सेल्स का जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक सेल से ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर। तो आई होप कि आपको न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स की बेसिस पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चों, अब जो तीसरा डिफरेंस है ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, वो आ जाता है डिफरेंस इन द बेसिस ऑफ जीनोम। अब हम ये देख लेते हैं कि जीनोम मतलब जो क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो किस तरह से डिफरेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स का देख लेते हैं। दे हैव टिपिकली स्मॉल एंड सर्कुलर डीएनए। इनका बहुत छोटा स्मॉल इन साइज होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं दे पोजेस लीनियर क्रोमोसोम्स विद इन न्यूक्लियस। ठीक है, इनका जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चों, अगर आप इस डायग्राम की तरफ फोकस करो, ये एनिमल सेल की तरफ, तो ये आपको ये जो नजर आ रहे होंगे बच्चों, ये दो आपको क्रोमोसोम्स नजर आ रही है ना। तो ह्यूमन सेल्स में 46 ऐसे ये शेप होती है बच्चों क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फेस, किस शेप की, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक स्मॉल सर्कुलर सा बस डीएनए होता है जो ऐसे आपको फ्लोट करता हुआ न्यूक्लियस के अंदर नजर आएगा, सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आएगा। उसके बाद अगर हम जीनोम की बात करें बच्चों, तो इनका हैप्लॉइड जीनोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। हैप्लॉइड जीनोम का मतलब होता है वन कॉपी ऑफ ईच जीन। बच्चों अगर आप ये इस तरफ फोकस करो, तो अगर आपको ये मैंने आपको 3 क्रोमोसोम्स दिखाए हुए, एक ऑरेंज कलर का है, एक पर्पल और एक येलो कलर का। ठीक है, तो हर जीन के लिए एक ही डीएनए प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें बच्चों, तो दे हैव डिप्लॉयड जीनोम। डिप्लॉयड जीनोम का क्या मतलब होता है कि प्रेजेंट इन सेट और 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। मतलब हर जीन की, चाहे किसी भी प्रोटीन का जीन हो, उसकी 2 जीन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, 2 कॉपीज प्रेजेंट होगी। एक जीन की कितनी कॉपीज होंगी? 2 कॉपीज। तो हम उसे क्या कहेंगे? डिप्लॉयड जीनोम। और अगर एक ही जीन की एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? हैप्लॉयड जीनोम। तो बच्चों अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखोगे तो वहां आपको हमेशा हैप्लॉयड जीनोम ही नजर आएगा, हर जीन की आपको एक ही कॉपी डीएनए के अंदर नजर आएगी। लेकिन अगर आप डिप्लॉयड जीनोम को देखोगे यूकैरियोटिक सेल्स में, तो आपको हमेशा 2 जीन नजर आएंगे। आप ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चों, एक जीन की कॉपी इसके ऊपर प्रेजेंट होगी और दूसरी कॉपी इसके ऊपर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स का जीनोम है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो है दे हैव वेरी सिंपल एंड कॉम्पैक्ट जीनोम विद लिटिल रेपिटेटिव डीएनए। उसमें इंट्रॉन्स आपको कभी नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स डीएनए, दे हैव एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स का क्या मतलब होता है। तो लेट मी टेल यू बच्चों, जो एक्सॉन होता है ना हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कोडिंग रीजन होता है डीएनए का। डीएनए को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। ठीक है, और वो पार्ट जो जीन की शक्ल में एक्सप्रेस होता है, कोड होता है जीन की शक्ल में, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। और इंट्रॉन कौन सा पार्ट होता है? नो जीन, नो जीन पार्ट। ठीक है, ये डू नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं करता प्रोटीन्स की शक्ल में। ठीक है, तो आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें आपको इंट्रॉन्स कभी नहीं मिलेंगे, इंट्रॉन्स आर एब्सेंट। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल्स एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर अभी आपको एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स का फर्क नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे और हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट्स आपको दोबारा क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो कि प्रोकैरियोट्स के पास इंट्रॉन्स नहीं होते और यूकैरियोट्स के पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स उनके जीनोम में प्रेजेंट होते हैं। फिर बच्चों आपको जो फोर्थ डिफरेंस नजर आएगा जीनोम के अंदर वो आएगा आपको प्लाज्मिड्स का।
ये प्लाज्मिड्स जो हैं बच्चों, दे आर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अच्छा बच्चों देखो, ये तो आपको सेंटर में एक मेन डीएनए नजर आ रहा है जो फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा आपको ये दिख रहे हो, ये सर्कुलर से सर्कल बने हुए हैं बच्चों, ये आप मेरे पेन की तरफ देखो, ये सर्कुलर आपको क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होते हैं, ठीक है। और इसका जो हमारे पास बच्चों रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसके बारे में भी हम कमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। उसके अंदर प्लाज्मिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ पर भी आपको प्लाज्मिड्स का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो वहाँ पर आपको कोई भी प्लाज्मिड्स, नो प्लाज्मिड्स, ओनली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एज एक्स्ट्रा जीनोम इज प्रेजेंट। अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की बात करें तो बच्चों, आपने इसके अंदर ये ऑर्गेनल देखी थी ना, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके लिए यूज होती है, रेस्पिरेशन के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर ऐसे स्ट्रक्चर है तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना जीनोम भी नजर आएगा। जैसे सेल का अपना डीएनए होता है, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है। तो यूकेरियोट्स में आपको एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करोगे तो वो आपको प्लाज्मिड्स के अंदर भी प्लाज्मिड्स की शक्ल में नजर आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर आ जाते हैं बच्चों फोर्थ डिफरेंस के ऊपर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। वो क्या है कि डिफरेंस इन द रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक रेट। अच्छा अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, टू मेक ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अपना जो सेल है, एक सेल जो है वो अपने से नया सेल जो है वो बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बच्चों रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर हमेशा आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आएगी। और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है टू, और फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। तो बच्चों जब एक सेल, यहाँ पर गौर से देखो, जब एक सेल ब्रेक होके दो न्यू सेल्स बना देता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों क्या होती है, बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें आपके पास मेल और फीमेल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। आपके पास अलग से मेल सेल्स नहीं होते, आपके पास अलग से फीमेल सेल्स नहीं होते, बल्कि एक ही सेल होता है जो खुद को तोड़कर, खुद को डिवाइड करके दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें ना तो वहां पर आपको मेजॉरिटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें बच्चों आपके पास एक मेल सेल होता है, ठीक है, और एक फीमेल सेल्स होता है, और दो सेल्स मिलकर एक नया सेल, न्यू सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपके पास क्या होता है, मेल सेल्स होते हैं और आपके पास फीमेल सेल्स होते हैं, और दो सेल्स मिलकर एक न्यू सेल बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने ज़हन में रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हमारे पास अलग से सेपरेट मेल सेल होता है और सेपरेट फीमेल सेल होता है, वो मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, एक न्यू सेल जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो वहां आपको हमेशा एक ही सेल नजर आएगा जो खुद को डिवाइड करके दो न्यू सेल्स में बन जाएगा, चेंज करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां आपको ना तो मेल नजर आएगा ना आपको फीमेल नजर आएगी। तो बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें आपको हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आएगी, और अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करोगे तो वहां पर आपको हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, इसको बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। अगर हम बात करें जनरेशन टाइम की, कि एक सेल दूसरे सेल्स में डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको 20 मिनट से 15 आवर्स का ड्यूरेशन नजर आएगा। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स मिनिमम 20 मिनट्स लेंगे रिप्रोड्यूस करने में, एक से दो सेल बनाने में, और 15 आवर्स उनका मैक्सिमम टाइम है। लेकिन बच्चों अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें ना तो दे हैव कंपैरेटिवली लॉन्गर जनरेशन टाइम देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब फिर वही बात आती है, आई रिपीट, कि क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे हैव सिंपल मोड ऑफ लाइफ एंड यूकैरियोटिक सेल्स दे हैव कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ लाइफ। तो जब
मोड ऑफ लाइफ ही कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे होंगे, इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल्स के पास, तो उनको डिवाइड होने में, एक न्यू सेल बनाने में टाइम गेन होता है, ठीक है। जनरेशन टाइम कैन वेरी सिग्निफिकेंटली बिटवीन डिफरेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद सम लाइक यीस्ट डिवाइडिंग मच फास्टर देन अदर्स एंड ह्यूमन सेल्स विद एवरेज टाइम ऑफ 30 मिनट्स टू सेवरल मंथ्स, मतलब 30 मिनट्स से लेकर सेवरल मंथ्स भी लगते हैं यूकैरियोटिक सेल को रिप्रोड्यूस करने में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके क्योंकि सिंपल मोड ऑफ लाइफ है, बहुत ऑर्गेनल्स है नहीं, छोटा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो जल्दी से डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है और सेल डिवाइड कर जाता है, तो इसलिए इनका आपको शॉर्टर जनरेशन टाइम नजर आएगा एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। और अगर हम बात करें मेटाबॉलिक रेट की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का हायर मेटाबॉलिक रेट है ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड यूकैरियोटिक सेल्स दे हैव लो मेटाबॉलिक रेट। तो आई होप बच्चों के आपको जो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिक रेट वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में समझ आ गया होगा। आई रिपीट, प्रोकैरियोट्स दे ऑलवेज डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन यूकैरियोटिक सेल्स दे ऑल डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा बच्चों, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनकी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें प्रोटिस्टा की, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके कुछ ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी आपको यूकैरियोटिक सेल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नजर आएगी, ठीक है, जो कि माइटोसिस और मियोसिस की तरह होती है। और माइटोसिस मियोसिस भी हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट्स देखोगे ना बच्चों, तो वहां आपको कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर नहीं आएगी, आपको वहां पर हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, वो आपको हमेशा नजर आएगी। फिर आ जाते हैं बच्चों कुछ फंक्शंस की बेस पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस होता है। अगर हम फंक्शंस की बेस पे देखें तो बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, मैंने आपको बताया कि दे हैव सिंपल मोड ऑफ लाइफ, तो वहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जिसे हम मीसोसोम बोलते हैं। बच्चों ये अगर आप बैक्टीरियल सेल की तरफ गौर से देखो, ये आपको सर्कुलर सा ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है हमारे पास फोल्डेड मेम्ब्रेन्स हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर फोल्ड कर जाती हैं एंड दे मेक अ स्ट्रक्चर नोन एज मीसोसोम्स, ठीक है। ये आपको हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल्स में नजर आएगा एंड दे आर थॉट टू बी इन्वॉल्व इन, इसका क्या फंक्शन है, ये आपको बैक्टीरियल सेल को सेल डिवीजन भी करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर क्योंकि ऑर्गेनल्स नहीं होती, तो जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे, सिंपलर स्ट्रक्चर्स, वही आपको सारे फंक्शंस परफॉर्म करके देंगे। लेकिन अगर आप बच्चों यूकैरियोटिक की बात करोगे, तो वहां आपको दे हैव प्रॉपर ऑर्गेनल्स फॉर ईच फंक्शन, ये हमने पॉइंट पढ़ा था ना कि हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनल्स सेपरेटली प्रेजेंट हैं। अगर आप सेल डिवीजन करा रहे हो या रेप्लिकेशन कर रहे हो, तो उसके लिए न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स काम कर रहे हैं। अगर रेस्पिरेशन की बात है तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको हेल्प आउट करेगा यूकैरियोटिक सेल्स को। तो हर फंक्शन के लिए सेपरेट ऑर्गेनल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ ही स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो आपको सारा काम करके परफॉर्म करके देते हैं। उसके बाद अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें, तो आपको प्रोकैरियोटिक्स के अंदर कोई साइटोस्केलेटन नजर नहीं आएगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में आपको साइटोस्केलेटन हमेशा नजर आएगा। साइटोस्केलेटन बच्चों जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है जो ह्यूमन बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे हमारी बॉडी में जो स्केलेटन होता है, इसी तरह सेल्स के पास भी साइटोस्केलेटन होता है जो कि उसको शेप प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेल को मूव करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में साइटोस्केलेटन के ऊपर डिटेल मेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने इसको आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना। बस आप इतना ध्यान में रखो कि यूकैरियोटिक सेल्स जो है दे हैव साइटोस्केलेटन एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दे हैव नो साइटोस्केलेटन इन देयर सेल। फिर बच्चों बात करते हैं अपने सिक्स्थ डिफरेंस की प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, दैट इज द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल एंड द आउटर स्ट्रक्चर्स। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करोगे ना बच्चों, तो दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल कंटेनिंग प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड पेप्टिडोग्लाइकेंस, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये आपको प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है उसके अंदर नजर आएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करोगे तो दे हैव अगर जैसे हमने देखा था कि एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं और जो फंजाई हैं दे कंटेन सेल वॉल, तो उनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की एंड काइटिन की। फंजाई की जो प्रीडोमिनेंट कंपोजिशन है वो काइटिन है और प्लांट सेल्स की जो है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो किसकी बनी है, सेलुलोज की। फंजाई की किसकी बनी होती है, काइटिन की। और प्रोकैरियोट्स में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, पेप्टिडो ग्लाइकेन। अगर आप प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल की बात करेंगे बच्चों, तो वो आपको पैथोजेनिक नजर आएगी इन फ्यू स्पीशीज, मतलब दे इट विल कॉज डिजीज,
अगर इस सेल वॉल का किसी भी ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट होगा तो वहां पर वो डिजीज कॉज कर देगी सेल वॉल, ठीक है। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करो तो दे हैव नो पैथोजेनिक सेल वॉल, उनकी सेल वॉल कभी भी पैथोजन, कभी भी डिजीज कॉज नहीं करेगी। और जो पैथोजन होती हैं, पैथोजेनिक होती हैं सेल वॉल्स, वो आपको हमेशा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ही मिलेंगी। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो डिजीज कॉज करती है, ठीक है। फिर आपको इसकी सेल वॉल के अराउंड एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसे आप बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये आपको लाइट ग्रीन सा जो नजर आ रहा है, इसको आप ग्लाइकोकैलिक्स की तरह अंडरस्टैंड कर लो कि ये एक स्ट्रक्चर होता है जो फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स को। लेकिन आपको जो यूकैरियोटिक सेल्स है, ना तो वहां आपको पेप्टिडोग्लाइकन नजर आएगा, ना ही वहां आपको कोई ग्लाइकोकैलिक्स अराउंड द सेल वॉल नजर आएगी। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो बच्चों दे हैव फ्लैजेला फॉर मोटिलिटी। ये आप ये देख रहे हो बच्चों, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियल सेल वॉल से निकल रहा है, ये क्या है? फ्लैजेला। क्या है बच्चों? ये फ्लैजेला, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ ऑर्गेनल है दैट इज यूज फॉर मोटिलिटी। मोटिलिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? फॉर मूवमेंट, ठीक है। सेल को मूव करने के लिए, सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या यूज होता है? सेल क्या यूज करता है? फ्लैजेला। और अगर हम पिलाई की बात करें तो बच्चों ये आप इस सेंटर वाले बैक्टीरियल सेल को देखो, ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स सेल वॉल के अराउंड, ठीक है। ये हैं पिलाई, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होते हैं? फॉर अटैचमेंट। जब भी बैक्टीरिया ने किसी सरफेस के साथ, ठीक है, क्या है, किसी भी सरफेस के साथ या एनिमल सेल के साथ या प्लांट सेल के साथ जो है वो अटैच करना होता है अपने सेल को, तो वो क्या यूज करता है? दीज पिलाई। तो फ्लैजिला और पिलाई में आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। फ्लैजिला जो है वो किसके लिए बच्चों? फॉर मोटिलिटी, फॉर मूवमेंट। एंड पिलाई जो है इट्स यूज फॉर द अटैचमेंट इन बैक्टीरिया। आपको ऐसा कोई फ्लैजिला और पिलाई जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में नजर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं बच्चों। यूकैरियोटिक जो सेल टाइप है इट्स वेरी डाइवर्स, इसके अंदर 5 किंगडम्स इंक्लूड हैं। एनिमल सेल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई है, एल्जी है, प्रोटिस्टा है। तो वेरिएशंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक्सेप्शनल केस हो सकता है आपको कुछ यूकैरियोटिक सेल्स नजर आएंगे जहाँ पे आपको हो सकता है मॉडिफाइड फ्लैजिला नजर आए। लेकिन जो मेजॉरिटी अगर हम बात करें ना, मेजॉरिटी की, तो आपको कभी भी फ्लैजिला और पिलाई आपको यूकैरियोटिक सेल्स में नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स उठा के देखोगे, बैक्टीरिया और आप देखोगे या आर्की बैक्टीरिया देखोगे, तो मेजॉरिटी के अंदर आपको फ्लैजिला फॉर मूवमेंट एंड पिलाई फॉर अटैचमेंट नजर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स है वो ख़त्म हो जाता है। 6 डिफरेंसेस थे जिसकी बेस पे हमने समझा कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट से किस तरह से डिफरेंस होते हैं। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर, जो कि एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट का। मतलब कि अगर आपने समझना है कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है तो आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और एक साथ ही बहुत छोटा सा टॉपिक है कि वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। वो भी हम एक 2 स्लाइड्स में उसमें समझ लेंगे। एक छोटी सी वीडियो होगी, वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो बच्चों, स्टे ट्यून विद माय फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर।